और अब बात पुतिन के सबसे बड़े डर की। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने रूस में मौजूद हजारों बम सेंटर को आधुनिक बनाने का ऑर्डर दे दिया है। पूरे देश में बम सेंटर की मरम्मत भी की जा रही है। परमाणु बंकरों पर जड़ा ताला भी खुल चुका है। पुतिन के सुरंगों का शहर आखिर कैसा है, देखिए रिपोर्ट। ये जमीन के अंदर बसा पुतिन का अदृश्य शहर है। पाताल में बसा एक ऐसा नगर जहां घुप अंधेरा पसरा है। एक ऐसा अभेद किला जिसकी गुफाओं का अंत जल्दी मिलता नहीं। बंकरों की एक ऐसी भूल भुलैया जहां दुनिया के किसी भी देश के स्पेशल फोर्स भी चकमा खा जाए। ऊपर धरती पर अगर बड़ी से बड़ी मिसाइलें भी फट जाएं, तो इसके सन्नाटों में आकर मिसाइलों का शोर भी शून्य हो जाता है। जिधर देखो उधर अंधकार, सन्नाटा, और उस सन्नाटे को चीरता 100% बचाव की गारंटी। ये मॉस्को में जमीन में सैकड़ों मीटर की गहराई में मौजूद बंकरों का ऐसा जाल है जिसे पुतिन का पाताल लोक कहा जाता है। एक ऐसा लोक जो अमेरिका के परमाणु हमलों से भी महफूज है। यहां नेटो का रेडिएशन वार भी खाली चला जाएगा। यूक्रेन युद्ध के दौरान पुतिन ने देश भर में मौजूद हजारों बम शेल्टर को आधुनिक बनाने का आदेश दिया। पुतिन के आदेश के बाद सोवियत दौर के बंकरों की मरम्मत का काम शुरू हो गया है। रूस के हजारों बंकरों में से कई बंकर बरसों से बंद पड़े हैं। रूस के तहखानों पर ताला चढ़ा था, लेकिन अब सभी बंकरों में फुल रफ्तार के साथ काम चल रहा है। यहां तक कि 3 दशकों से अधिक वक्त से बंद सुरंगें खुल गई हैं। निरीक्षण और मरम्मत का काम फुल स्पीड से चल रहा है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सिर्फ मॉस्को में ही कम से कम 60 बम शेल्टरों को इस्तेमाल के लिए तैयार कर दिया गया है। क्या मॉस्को परमाणु हमले के डर से डरा हुआ है? क्या क्रेमलिन की दीवारों में हमले का खौफ समा गया है? क्या सुरंगों और बंकरों की मरम्मत का आदेश पुतिन की बेचैनी की तरफ इशारा कर रहा है? पुतिन के इस आदेश से कई सवाल खड़े हो गए हैं। क्या रूस पर परमाणु हमला होने वाला है? मॉस्को पर परमाणु धमाका कौन करने वाला है? क्या रूस पर समंदर के रास्ते होगा परमाणु हमला? क्या क्रेमलिन पर मिसाइल से एटम बम गिरेगा? मॉस्को से जो तस्वीरें सामने आई हैं, उसने रूस पर बड़े हमले की आशंका को बढ़ा दिया है। पेंटागन के खुफिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि मॉस्को में धरती के नीचे करीब 19 किलोमीटर लंबी भूमिगत सुरंगों का जाल है। 17 किलोमीटर लंबी एक खास सुरंग क्रेमलिन से जुड़ी है। धरती के नीचे अगर बम शेल्टरों और परमाणु बंकरों की साफ सफाई और मरम्मत का काम चल रहा है, तो पुतिन के दफ्तर के पास पानसीर S-1 एयर डिफेंस सिस्टम तैनात किए गए हैं। पुतिन के सरकारी आवास को एयर डिफेंस सिस्टम के सुरक्षा कवच से लैस किया गया है। मॉस्को को बड़े हमले से बचाने के लिए पानसीर S-1 के साथ ही S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी मॉस्को के आसपास तैनात किया गया है। ऐसा क्यों दावा किया जा रहा है कि रूस पर हमले का साया मंडरा रहा है? इसे लेकर 4 ठोस वजह पेश की गई हैं। वजह नंबर 1, यूक्रेन की राजधानी कीव से 800 किलोमीटर दूर रूस का रयाजान मिलिट्री बेस पर हमला हो चुका है। वजह नंबर 2, कीव से 800 किलोमीटर दूर रूस के कुर्स्क एयरफील्ड पर ड्रोन अटैक हो चुका है। वजह नंबर 3, यूक्रेन की राजधानी कीव से 1090 किलोमीटर दूर रूस का सारातोव मिलिट्री बेस पर हमला हुआ है, जहां रूस के परमाणु बम होने का दावा किया जाता है, क्योंकि सारातोव में ही रूस का एंगल्स एयर बेस है।
एंगल्स एयरबेस पर हमला कर यूक्रेन रूस के 2 न्यूक्लियर बॉम्बर को नुकसान पहुंचा चुका है। वजह नंबर 4, दावा किया जा रहा है कि रूस के अंदर यूक्रेन की स्पेशल फोर्स पहुंच गई है। अगर यह दावा सच साबित हुआ तो रूस पर बहुत बड़ा खतरा मंडरा रहा है। रूस पे आत्मघाती हमलों की आशंका बढ़ गई है, क्योंकि यूक्रेन के स्पेशल फोर्स को अमेरिका की सील और ब्रिटेन के एसएएस कमांडो ट्रेंड कर चुके हैं। ज़ेलेंस्की के कमांडो ब्रिटेन में रहकर स्पेशल ट्रेनिंग ले चुके हैं। यही वजह है कि पुतिन की टेंशन बढ़ गई है। रूस की स्पेशल फोर्स स्पिट्ज़नाज़ अलर्ट पर है। साथ ही साथ रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर खतरे में है। रूस की एक न्यूज वेबसाइट रीडोविका की एक रिपोर्ट ने चेतावनी दी है कि यूक्रेन की धरती से मॉस्को पर हमला हो सकता है। इसके पीछे जो तर्क दिया गया है उसके मुताबिक यूक्रेन के पास पहले से ही 1000 किलोमीटर तक हमला करने वाले ड्रोन हैं, जिसका मतलब है कि मॉस्को पर हमला हो सकता है, क्योंकि कीव से मॉस्को की दूरी करीब 862 किलोमीटर है। 24 फरवरी से पहले पुतिन पर यूक्रेन हमला कर सकता है। यूक्रेन ऐसा पुतिन पर प्रेशर बनाने के लिए कर सकता है। यूक्रेन के इस एक्शन में अमेरिका समेत नाटो की मौन सहमति हो सकती है। ऐसे में यूक्रेन का निशाना रूस के परमाणु ठिकाने बन सकते हैं, क्योंकि ऐसे दावे किए जाते हैं कि अमेरिका की खुफिया एजेंसियों को रूस के कुछ गुप्त परमाणु ठिकानों का पूरा पता मिल चुका है। रूस का परमाणु तहखाना नंबर 1, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 3, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 4, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 5, रूस का नंबर 6, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 7, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 8, रूस का परमाणु तहखाना नंबर 9। ये ऐसे परमाणु गोदाम हैं जहां रूस ने अपने तमाम परमाणु बम रूस के मैप पर आप ये जो पीले पॉइंट देखें, वहां रूस ने परमाणु बम जमा कर रखे हैं। ये रूस के कुल 25 परमाणु तहखानों की पक्की लोकेशन है। रूस के मैप पर आप जो ये लाल रंग के पॉइंट देख रहे हैं, वहां रूस ने अपने टैक्टिकल परमाणु हथियार जमा कर रखे हैं। ये रूस के कुल 12 टैक्टिकल परमाणु हथियार के गोदाम की पक्की लोकेशन है। पेंटागन की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक परमाणु हमले से बचने के लिए रूस में पुतिन के लिए टॉप सीक्रेट परमाणु बंकर भी बनाए गए हैं। रूस के ये परमाणु बंकर साइबेरिया में बनाए गए हैं। साइबेरिया में रूस के कई परमाणु बंकर हैं, लेकिन ये किसी को नहीं पता होता कि पुतिन किस बंकर में मौजूद है। दावा किया जाता है कि पुतिन का बंकर इतना मजबूत है कि उस पर परमाणु बम का भी असर नहीं होगा। पेंटागन की एक नई रिपोर्ट के मुताबिक एक बहुत बड़ा भूमिगत परमाणु बंकर मॉस्को में भी बनाया गया है। ये बंकर मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी से सटे हैं। दावा तो यहाँ तक है कि पुतिन का सबसे खास परमाणु बंकर इतना बड़ा है कि उसमें 1 लाख लोग शरण लेकर अपने आप को परमाणु हमले से बचा सकते हैं। ये बंकर जमीन से 2 किलोमीटर अंदर है। इसे चट्टान की मोटी और कठोर परत से बनाया गया है, जिसके अंदर मौजूद लोग ना तो परमाणु हमले की चपेट में आएंगे और ना ही रेडिएशन के। न्यूक्लियर बम के चलते एक बड़ा धमाका होता है। धमाके के बाद सबसे अधिक खतरा रेडिएशन का होता है। रेडिएशन से बचने के लिए बंकर बनाए जाते हैं। मॉस्को पर परमाणु हमले के दौरान ये न्यूक्लियर बंकर कैसे काम करेगा, इसे भी जान लीजिए। ये जमीन के नीचे बने घर की तरह होते हैं। इनकी दीवारें मोटी कंक्रीट से बनी होती हैं ताकि रेडिएशन न पहुंचे। बंकरों में ऑक्सीजन और खाने पीने की व्यवस्था होती है, जो कि धमाके के कई दिनों बाद तक उसी में रहना होगा। बंकरों की मरम्मत के अलावा पुतिन ने रूस की न्यूक्लियर फोर्स को भी किसी भी वक्त हमले के लिए तैयार रहने का आदेश दे चुके हैं। रूस की न्यूक्लियर फोर्स का दावा है कि वो परमाणु हमला करने में सक्षम यार्स मिसाइल को सिर्फ 7 मिनट में लॉन्च कर सकते हैं। खास बात यह है कि रूस अपने मिसाइल बेस से यूक्रेन से लेकर अमेरिका तक को निशाना बना सकता है।
कंकाल मैन का काम तमाम। जी हां, जेलेंस्की की खुफिया फोर्स पुतिन के हिटमैन के पीछे बहुत तेजी से लग चुकी है। ऐसे खुफिया फोर्स ने एक के बाद एक 2 हिटमैन पर सटीक निशाना भी लगाया। व्लादिमीर पुतिन का एक जनरल भी मारा गया। इस तरह की खबर निकल कर आई, जबकि पुतिन का कंकाल मैन जिंदगी और मौत के बीच अभी भी जूझ रहा है। ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको पुतिन के हिटमैन पर मंडराते सबसे बड़े खतरे के बारे में मालूम चलेगा। पुतिन को जिस जर्नल पर यकीन था कि वो कीव में घुसकर मारेगा, उसको ज़ेलेंस्की की फौज ने मार डाला। पुतिन ने जिस लड़ाके को इंसान के कंकाल के साथ यूक्रेन को दहशत में डाला, उसका खात्मा भी ज़ेलेंस्की ने कर दिया है। पहला नाम है मेजर जनरल दिमित्री उल्यानोव, जो यूक्रेन की फौज के साथ एक एनकाउंटर में मारे गए। ये पुतिन के सबसे नए हिटमैन थे, जिन पर कीव को घेरने की बड़ी जिम्मेदारी थी। दूसरा नाम है इवोर मंगुशेव। 36 साल का इवोर तब सुर्खियों में आया था जब उसने मानव कंकाल दिखाकर कहा था कि यूक्रेन का ऐसा ही हाल करेगा, इसको एक हमले में सिर में गोली लगी। मंगुशेव ने बताया था कि जो नरकंकाल उसने लोगों को दिखाया वो मारियोपोल में मारे गए अज़ोव रेजिमेंट के एक लड़ाके का है। मारियोपोल में नरकंकाल का ऐसा डरावना प्रदर्शन करके मंगुशेव ने यूक्रेन की फौज को डराने की कोशिश की थी, लेकिन सच ये है कि अब उसके ही सर में किसी ने गोली मारी है। ये पुतिन के वैगनर ग्रुप के लिए वार्निंग बताई गई है, क्योंकि पूरा शक है कि ये काम ज़ेलेंस्की की कीव सैबोटाज टीम का है। इस टीम के टारगेट पर रूस के बहुत से कमांडर रहे हैं। 44 साल के मेजर जनरल दिमित्री उल्यानोव तो एक पैरा कमांडो भी थे और रिटायरमेंट के बाद रूस के स्पेशल ऑपरेशन में शामिल हुए थे। यूक्रेन में पुतिन की 98वीं गार्ड्स एयरबोर्न डिवीजन के कमांडर रह चुके दिमित्री उल्यानोव का मारा जाना पुतिन के लिए वाकई बहुत बड़ा झटका है, लेकिन यह अकेला बड़ा शॉक नहीं है, क्योंकि पुतिन अब तक ऐसे 10 से ज्यादा बड़े कमांडर्स को यूक्रेन में खो चुके हैं। ऐसे और बड़े अफसरों की डिटेल भी हमारे पास है, पूरी डिटेल बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए पुतिन को अचानक फरवरी में क्यों बड़े बड़े झटके लग रहे हैं। बाइडन अचानक एक्टिव होकर नए हथियार पहुंचा रहे हैं। नेटो ने टैंक की सप्लाई तेज कर दी है। काया कैलास जैसी लीडर साबित कर रही हैं कि एस्टोनिया जैसे छोटे देश भी पुतिन को बर्बाद करने का दम रखते हैं। इसलिए युद्ध के 1 साल पूरा होने से पहले क्या पुतिन को और शॉक लगेगा? रूस का और कितना खून बहेगा? और सबसे बड़ा सवाल है कि पुतिन की फौज कितनी लाश उठाएगी? युद्ध का 1 साल और लगातार अपने बड़े बड़े जनरल को खोना, ये पुतिन ने बिल्कुल नहीं सोचा था। ये पुतिन के भरोसेमंद कमांडर्स ने भी उन्हें नहीं बताया था। चाहे कादिरोव हो या फिर सर्गेई शोइगु, पुतिन को वही बताया गया जो वो सुनना चाहते थे। और यही वजह है कि यूक्रेन में रूस का स्पेशल ऑपरेशन 1 साल बाद भी खत्म होता नजर नहीं आ रहा। यूक्रेन युद्ध को लेकर मॉस्को में बहुत बेचैनी है और कोई भी सही फैसले नहीं ले पा रहा। ऐसी रिपोर्ट भी आती रहती है, लेकिन क्या इसमें वाकई सच्चाई है? यूक्रेन में जिस तरह की लड़ाई चल रही है, उसे देखते हुए ज़ेलेंस्की ने तो पहले ही कह दिया है कि पुतिन ने यूक्रेन के अंदर मौत का कुआं खोदा है और वो उसमें अपने फौजियों को धकेल रहे हैं। यूरोप की मीडिया ने भी दावा किया है कि पुतिन के कुएं में नए सैनिकों के लिए मौत है, जिन्हें पुतिन जबरदस्ती भर्ती कर रहे हैं। उनके लिए ना सही हथियार है, ना ही युद्ध में इलाज के लिए उनके लिए मेडिकल किट है। सर्द मौसम के लिए नए सैनिकों की खातिर सही कपड़े तक नहीं है। ज़ेलेंस्की पहले ही इस युद्ध को पुतिन का अपने लोगों से सबसे बड़ा धोखा बता चुके हैं।
इस वक्त यूक्रेन के जिन फ्रंट पर लड़ाई चल रही है, वहां मुकाबला बिल्कुल आमने सामने का है। जंगलों के बीच लड़ाई चल रही है। खाली हो चुके रिहायशी इलाकों में गोलीबारी हो रही है। दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे के खून के दुश्मन बन चुके हैं और मौत से कम कुछ नहीं चाहिए। इसी एजेंडे पर ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों की फौज काम कर रही है। Сьогодні дуже сумні новини з Туреччини і з території Сирії. Там стався потужний землетрус. Багато загиблих, тисячі будинків зруйновано. Мої щирі співчуття пану президенту Туреччини Ердогану, а також тим в сирійському суспільстві, хто втратив близьких, хто втратив дім. Україна негайно відгукнулася і запропонувала Туреччині підтримку у проведенні відповідної рятувальної операції.